मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज, क्योंकि एक न्यूमेरिकल आएगा उसमें लिखा रहेगा कि एक चार्ज है रखा हुआ है, उसके ऊपर भी आप लोग फोर्स निकाल रहे हैं, इसलिए याद रखना मूविंग चार्ज। तो हम फोर्स निकालेंगे, उसके बाद उस फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। एक्चुअली कल हम लोग ने डायरेक्शन निकालना देख लिया था, बट आज हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से इसको निकालेंगे। आगे चल के इसका राइट हैंड रूल भी पढ़ना है, जो कि हम पढ़ेंगे किसमें, इंडक्शन मोटर्स। उसके बाद हम लोग आज की क्लास में देखेंगे, अभी गायब है क्या एक्चुअली, बाहर गया है। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे मोहब्बत का चक्कर। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इंसान के साथ मोहब्बत में क्या होता है, फिजिक्स में रूल है उसके लिए भी। तो चलिए देखिए, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये लिखवा दिया था, कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के बाद लेट द एंगल। हाँ ठीक है। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड। देखो भले लिखने में थोड़ा हमें समय लगेगा, लेकिन नोट्स में आपके बहुत बेहतरीन क्वालिटी के मिलेंगे, आप पढ़ के सब समझ में आ जाएगा। जितना मैं समझा रहा हूँ उतना पूरा मैंने अपने वर्ड्स में इसको लिखा है। ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड due to moving charge, ब्रैकेट में लिखिएगा that is current, ब्रैकेट क्लोज, and magnetic field applied, comma, the charge q, small q, experiences a force, सिर्फ मैंने क्यों लिखा है, हो सकता है कि पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव होगा तो क्या, नेगेटिव होगा तो क्या। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, द चार्ज q experiences a force which depends upon the following factors. नंबर 1 लिखिएगा, नंबर 1 में लिखिएगा इस तरीके से, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब भी मैं फोर्स बोलूं तो आप ऐसी एफ बनाना, पूरा लिखना ही फोर्स। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सेकेंड लिखिएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, याद रखना। मैं बोल रहा हूँ फोर्स इज प्रोपोर्शनल मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्या होगा, परपेंडिकुलर या पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, और ये जो चार्ज है कोई क्यू, ये किधर मूव करेगा तब जाके इसके ऊपर फोर्स लगेगा, पैरेलल या परपेंडिकुलर। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था परसों की, जब इसके पैरेलल मूव करेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये इसकी डायरेक्शन करंट की ये है, मान लो आई, और ये बी की डायरेक्शन, अगर इसकी डायरेक्शन ऐसी है तो जो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये देखो इस रूल से क्या हो जाएगा, करंट ऐसा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी, तो देखो इस मैग्नेटिक फील्ड पे कैसी लग रही है, वो परपेंडिकुलर। और हम जानते हैं कि अगर कोई दो मैग्नेट परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच में क्या कोई फोर्स लगता है, नहीं, तो परपेंडिकुलर हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड थी सीधी सीधी, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो बनी ऐसी, जैसे मेरी उंगलियां दिख रही ना, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आएंगी। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी ऐसी है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, परपेंडिकुलर हो गई, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी कोई चार्ज पैरेलली मूव करता है तो उसका जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इसके पैरेलल है ना,
उसके कारण कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं मिलता हमको। हमें किसके कारण मिलता है? हाँ, अगर ये इधर मूव करना शुरू कर दो। अब देखो ये जो चार्ज है, अगर ये इधर मूव नहीं करता, ये चार्ज मूव करता मान लो इस साइड। अब देखो मान लो ये इस साइड की तरफ मूव कर रहा है, अगर ये इधर मूव कर रहा है तो देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ऐसी। तो देखो अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कैसी, अगर ये इधर मूव कर रहा है तो देखो ये ऐसी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। करंट की डायरेक्शन में आप अंगूठा कर दो, तो मैंने करंट की डायरेक्शन में अंगूठा कर दिया। ऐसे तो कर नहीं सकते क्योंकि करंट नीचे जा रहा है। हम कैसे कर सकते हैं? ऐसे। तो उंगलियां देखो ऐसी कर लूंगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनने वाली है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जब इधर से जाएंगी तो उसी डायरेक्शन में, तो देखो उसको सपोर्ट कर रही है, इस डायरेक्शन में ऑलरेडी लगी हुई थी। और ये देखो ये भी ऐसे लग रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो जाके उससे ऐसे टकराएंगे जिसको सपोर्ट कर रही। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी लग रही होती तो अपोज कर, तो इसका जो परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होता है ना वेलोसिटी का, वही रिस्पॉन्सिबल है फोर्स को क्रिएट करने। पिछली क्लास में किए तो नहीं? हाँ, तो लिखिएगा, तो चीजें याद रहनी चाहिए। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी acting perpendicular to the direction of magnetic field, यानी F is directly proportional to V sin theta। एक्चुअली होता क्या है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है। अब यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा है, मान लीजिए। हाँ, यहाँ पे देखो अगर ये जो चार्ज है ना वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अभी तक हमने कैसा केस देखे थे, या तो इसके पैरेलल मूव कर रहा है या परपेंडिकुलर। पर मान लो इस पे इंक्लाइन मूव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इससे दो कंपोनेंट ले लेंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा क्या इसका, इस डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अगर ये एंगल क्या है, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, v cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, v sin थीटा। और हम जानते हैं जब करंट परपेंडिकुलर होता है ना मैग्नेटिक फील्ड के, तभी वहां पे हमको फोर्स मिलता है। तो देखो इसका कौन सा कंपोनेंट, v sin थीटा वाला परपेंडिकुलर। थोड़ी देर के बाद हम लोग लॉरेंज लॉ पढ़ेंगे, FBI वाला, याद आ रहा है? तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और इस डायरेक्शन में करंट रहता है, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तभी हमारा काम हो पाता है। तो आपको फिर हमेशा याद रहेगा ये। उसके बाद थर्ड लिखिएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ, force is directly proportional to the magnitude of magnetic field applied। magnetic field applied लिखा हुआ है यहाँ पे, F is proportional to vector D। नेक्स्ट टाइम में लिखना, by combining all these factors we get F is proportional to Q V B sin theta, और F is equals to constant of proportionality Q V B sin theta, और F is equals to Q V B sin theta, और वेक्टर F is equals to Q V क्रॉस P क्रॉस। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू जो आती है ना वो 1 आती है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। पिछली क्लास में मैंने बताया था कैसे हम कांस्टेंट को निकालते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड टू बी, तो छाप लिया गया। अब देखिए V क्रॉस B, अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में है हमारा मैग्नेटिक फील्ड B, और इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी V क्रॉस B। अभी इसको मैं 90 डिग्री नहीं बनाता, इसको मैं किसी एंगल थीटा पे बना देता हूँ। मान लीजिए ये जो एंगल है ये है थीटा, और इस डायरेक्शन में है ये। तो जब भी किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है।
और जो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी उसकी भी एक डायरेक्शन होगी। तो ये रूल है कि उसकी जो डायरेक्शन होती है ना, इन दोनों वेक्टर का जो प्लेन है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये वाला वेक्टर देखो अभी किस प्लेन पे है, बोर्ड पे। ये वाला भी किस पे है, बोर्ड पे है। तो जो इनकी डायरेक्शन होगी ना इनके प्रोडक्ट की, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि देखो वो यहाँ आने वाली है इस पेन के अलावा। ये पेन ही तो परपेंडिकुलर है। तो देखो निकलती कैसे ये डायरेक्शन, कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपको v क्रॉस b की डायरेक्शन निकालना है, तो जो पहला वेक्टर दिया हुआ है ना v, हम क्या करेंगे उसकी डायरेक्शन में उंगली रख लेंगे ऐसे, और जो दूसरा वेक्टर दिख रहा है ना उसकी तरफ ऐसे घुमा देंगे। तो जो अंगूठा दिखेगा ना वही हमको क्या बता रहा है, इनके प्रोडक्ट की डायरेक्शन। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं तो इसके ऊपर ही तो उंगलियां रखना है, मैं ऐसे रख लेता हूँ। अब ये तो बी पे कैसे आएगा, यहां रखोगे तो बी पे आ सकते हो। और मैं बी से बी पे ही क्यों आ रहा हूं, क्योंकि लिखा है बी क्रॉस बी। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा होता बी क्रॉस बी तो आपको बी पे उंगलियां रखना है और बी पे आना है। अब अगर मैंने बी पे उंगलियां ऐसे रख दी तो क्या मैं बी पे आ पाऊंगा, उंगलियां तोड़नी पड़ जाएगी। मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा रख लूंगा, अब तो मैं बी पे आ सकता हूँ। तो देखो अंगूठे की डायरेक्शन ये है, यानी कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना बी क्रॉस बी, उसकी डायरेक्शन बोर्ड के परपेंडिकुलर उस तरफ होने वाली है। तो डायरेक्शन का क्या समझ में, यही नहीं, अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसा लिख दूं ना, ये इसकी डायरेक्शन क्या निकली, इस तरफ को निकली। मान लो मैंने माइनस साइन लगा दिया तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, जस्ट अपोजिट। अगर ये वेक्टर ए है तो पता है ये हो जाता है माइनस ऑफ वेक्टर ए, माइनस साइन लगाते डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है हमारा एक चार्ज। ये जो चार्ज है ना एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड में, ये इसका गुणांक है। इसके पास वेलोसिटी भी थी और मैग्नेटिक फील्ड भी थी। क्या फील करेगा ये, फोर्स। और जब भी फोर्स आएगा तो उसकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने डायग्राम बना लिया था पिछली क्लास में, डायग्राम बनाया था, तो नहीं बनाया तो देख लो। ये डायरेक्शन हमने बनाई थी, ये एक्स डायरेक्शन थी, ये डायरेक्शन थी z, और ये डायरेक्शन थी y। फिर मैंने बताया था कि इस डायरेक्शन में लगी हुई है क्या, मैग्नेटिक फील्ड b। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड b है और इस डायरेक्शन में हमको मिल रही कोई वेलोसिटी v। तो इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा। अब आपको देखो v क्रॉस b, यहाँ पे अब इसका जो डायरेक्शन होगा, जो इनके प्रोडक्ट का, वो कहाँ होगा, जो इस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर। पर क्या है, ये दोनों ना इस बोर्ड पे नहीं, ये दोनों कहाँ है पता है, जमीन पे है। ये देखो ये है एक्स, सॉरी ये है एक्स, ये है जेड और ये है वाई। इसी को ना बोर्ड पे मैंने ऐसा चिपका दिया है, तो वेक्टर आपको आपकी तरफ आता दिख रहा है, बट एक्चुअल में क्या है वो यहाँ पे रखा हुआ। तो देखो इस डायरेक्शन में रखा हुआ है ये एक्स, इस डायरेक्शन में है ये क्या, वाई, और इस डायरेक्शन में है जेड, सॉरी इस डायरेक्शन में क्या है, जेड, और इधर है ऊपर वाई। नीचे एक्स और जेड है, ऊपर में क्या है, वाई। अब देखो यहाँ पे अब मैं बना रहा हूं एक वेलोसिटी वेक्टर। ये जो ऑरेंज कलर का पेन है ये है वेलोसिटी वेक्टर, और ये जो काले रंग का जो दिख रहा है एक्स एक्सिस, उसके अलाउंग की मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप बताओ इसके बीच एंगल बन रहा है थीटा, और ये कौन से प्लेन में है, इस बेंच वाले प्लेन में। तो इनका जो परपेंडिकुलर आएगा वो कहाँ आएगा, या तो बेंच में ऊपर की तरफ जाएगा या बेंच में नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये और ये देखो इस प्लेन में, इसका परपेंडिकुलर या तो इधर होगा या तो नीचे होगा। अब देखो अगर आपने v क्रॉस b लिया, b क्रॉस b, तो ये v है और ये b है। b पे उंगलियां ऐसे रखो कि b की तरफ आप कर्ल करो, तो देखो परपेंडिकुलर अप डायरेक्शन मिली। तो यहाँ पे देखो मैं उसी को परपेंडिकुलर अप डायरेक्शन बना रहा हूँ। तो यहाँ परपेंडिकुलर अप डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हमको मिलेगा क्या, फोर्स, क्योंकि ये दोनों जमीन पे पड़े हैं। अगर जमीन पे पड़े हैं तो इनके परपेंडिकुलर क्या आएगा, जो ऊपर जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये डायरेक्शन मिल गई। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये तब के लिए जब ये चार्ज पॉजिटिव, अगर पता है ये चार्ज अगर निगेटिव हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस क्यू। अगर हमने माइनस क्यू लिख दिया तो इससे जो डायरेक्शन आएगी फिर पता है वो कहाँ मिलेगी, डाउनवर्ड। ये चीज का खास ख्याल रखना।
इसी में एग्जाम में फंसाता है। आपको क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन बोल देगा, और जहां इलेक्ट्रॉन बोला उसमें, तो अपने लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं और डायरेक्शन उसकी निकाल के बता देते हैं। वो सिर्फ पूछता है कि डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रॉन का नाम लेके। तो हम लोग क्या करते हैं, बी क्रॉस बी लगाते हैं और बताते हैं कि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। लेकिन याद रहे, उसका चार्ज कितना होता है, निगेटिव होता है। तो जो भी इसका जो बी क्रॉस बी आएगा, सामने में एक माइनस भी तो है, उस माइनस के कारण आपको उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या बतानी है, अपोजिट बताए, डाउनवर्ड नहीं, अपोजिट। इससे जो डायरेक्शन आएगी, अगर ये पूरा पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन सही है, पर अगर सामने माइनस साइन लगा है तो आपको डायरेक्शन अपोजिट करनी है। ठीक है, चलिए लिखिए आगे। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ is the direction of cross product, is the direction of cross product of velocity vector b and magnetic field vector b। मैं रिपीट कर रहा हूं, the direction of f is the direction of cross product of velocity v and magnetic field b, comma, which is perpendicular to the, which is perpendicular to the plane containing vector b and vector b, vector b and vector b। अब यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लेना आप लोग, ताकि मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, इस डायरेक्शन में दिया हुआ है वेक्टर बी, और मान लो इस डायरेक्शन में दिया हुआ है वेक्टर बी। उसके बाद मैंने अगला एक प्लेन बनाया, इस प्लेन में भी एक नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए इस डायरेक्शन में है वेक्टर बी, और इस डायरेक्शन में है वेक्टर बी। दोनों के बीच एंगल बन रहा है थीटा, इधर भी थीटा। सेम चीजें हैं, बस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो आप बताइए इसमें जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर होगी या नीचे। ये है वो प्लेन, ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना, ये वो प्लेन। इसमें इस डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो v क्रॉस बी, देखो v क्रॉस बी, तो ऊपर की तरफ आया था हम, तो इसमें जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स। लेकिन इस केस में देखो, इस केस में भी बच्चा क्या करेगा, v क्रॉस बी, हाँ सर v क्रॉस बी करने पे देखो ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन ये निगेटिव चार्ज है, उसको हमको याद रखो। तो भले इसमें भी हमने v क्रॉस बी किया है सेम, लेकिन इसमें हम लोग डायरेक्शन कहाँ बताएंगे, नीचे की तरफ। तो ये माइनस और ये प्लस का ये झोल है। तो आप लोग इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के जब आप गलती करेंगे तो मैं इसी पेज को खुलवाऊंगा। हो गया था ड्रॉ कुछ। अब उसके बाद देखो इसकी कुछ ऐसा यूनिट देखना है हमको। एक साइंटिस्ट है टेस्ला, जिन्होंने बहुत काम किया है। उनका पूरा नाम क्या है, निकोला टेस्ला। हाँ, निकोला टेस्ला।
बहुत महान साइंटिस्ट, उनके बारे में एक आध दिन हम बैठ के बात करेंगे, पूरा 1 घंटा कम पड़ेगा उनको। तो उनकी याद में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका नाम रखा गया है, यूनिट का नाम टेस्ला। इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और यही क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई इंटू ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए, याद आ रहा है, बचपन में पढ़े थे। इसकी यूनिट क्या थी, वेबर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था उसकी यूनिट क्या आ जाती थी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। हाँ, इसकी यूनिट वेबर पढ़ी थी हम लोग ने, याद है, वेबर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बातें हो रही है। तो वैसे ही ना मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था हम लोगों ने कि जो नंबर ऑफ लाइन है वो एक ही जगह पे जाके कॉन्सेंट्रेट हो रही है, एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, वो होता है बी इंटू ए। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन ये वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है। तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बाकी की यूनिट अभी आएगी थोड़ी देर में हमारे सामने, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये न्यूटन ए इनवर्स मीटर इनवर्स। तो अभी हम लोग को मेन यूनिट याद रखनी है इसकी, टेस्ला। सारे क्वेश्चन में यही दिया रहेगा आपको, टेस्ला। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसकी इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा एमएलटी के फॉर्म में? एम माइनस टू। हाँ, और वेबर का, वेबर का कुछ नहीं होता है, डिराइव्ड यूनिट होता है। नहीं, वो डिराइव्ड यूनिट है ना, कुछ तो है वो। जैसे यहाँ पे न्यूटन ने क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। यहाँ पे देखो इसका जो डायमेंशन है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन फोर्स का डायमेंशन, फोर्स। और न्यूटन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। जिनको याद नहीं आ रहा है वो लिख लेना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम के कारण ये किलोग्राम मीटर लेंथ की यूनिट है, तो ये पर सेकेंड स्क्वायर, तो टी की पावर माइनस टू। और नीचे में क्या है, ए, और ये भी लेंथ की यूनिट है, ये एम्पियर है ना, एम्पियर। ये भी एक फंडामेंटल यूनिट है। टोटल कितनी फंडामेंटल यूनिट्स है, 7। तो ये भी एक फंडामेंटल यूनिट है। ये एल से एल कट जाएगा और हमारे पास बचेगा एम टी की पावर माइनस टू, ए की पावर माइनस वन। तो ये इसका डायमेंशन है। हो सकता है आपको पूछ दे, हो सकता है कि जेडब्ल्यू वगैरह पूछ के लिख लो एक लाइन, इसका डायमेंशन जो है। हाँ, इसको लिख लो फटाफट। पूछो। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था उसके ऊपर जिन्होंने काम किया था, उनका जो नाम था वो था वेबर। उनकी याद में हम लोगों ने बोल दिया था कि इसकी जो यूनिट होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वो क्या हो जाएगी, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई क्या है, एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी गुजर रही है, उसी को हमने नाम दिया था फ्लक्स। गॉस लॉ पढ़ा है यार, आप लोगों को याद होगा, फ्लक्स ही तो निकालते थे उस टाइम। चलिए अब नेक्स्ट लिखिएगा। अगर आपको टेस्ला डिफाइन करने बोले कि डिफाइन वन टेस्ला, तो डिफाइन वन टेस्ला, तो देखो वन टेस्ला इज इक्वल्स टू, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो जब भी किसी को डिफाइन करने बोलता है ना, तो उसकी ऐसी वाली यूनिट में चले जाना जिसमें आपको सबके डायमेंशन वगैरह पता हो। तो ये न्यूटन के बारे में आप लोग जानते हैं, एम्पियर के बारे में आप जानते हैं, मीटर के बारे में आप जानते हैं, इसी से हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, लिखिएगा 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू, लिखवा रहा हूँ, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड B at a point is said to be, is said to be
1 Tesla, 1 Tesla, if a charge of 1 coulomb, if a charge of 1 coulomb while moving at right angle, while moving at right angle to a magnetic field, to a magnetic field with velocity 1 meter per second, experiences a force of 1 Newton. एम्पियर कौन सा है देख लो। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, F = Q dB sin थीटा। यहां से मैं B की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो बाकी सबको मैंने नीचे भेज दिया। और ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट ही तो क्या होती है, टेस्ला। तो इसी को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि 1 टेस्ला कितना होगा। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर 1 कूलम्ब का कोई चार्ज, तो देखो मैंने लिख दिया 1 कूलम्ब का चार्ज, वैल्यू लिखते जा रहा हूं। राइट एंगल पे, राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि साइन 90, साइन 90 यानी कि 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। अगर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा हो, लिखवाया है मैंने, और अगर वो 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करता हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी ना, उसको हम 1 टेस्ला बोलते हैं। अगर 1 कूलम्ब का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गुजर रहा है, हो सकता है पहले ना वो 0.1 न्यूटन का फोर्स फील कर रहा हो, तो हम बोलेंगे नहीं, मैग्नेटिक फील्ड अभी 1 टेस्ला नहीं है, थोड़ा सा बढ़ाओ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते बढ़ाते ऐसा हो गया कि अब वो 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करने लगा, तो हमने बोला रुक जाओ, अभी जितनी इंटेंसिटी हो गई है ना, वहां पे मार्क कर दो, इसी को हम लोग 1 टेस्ला बोलोगे। अब देखो 1 कूलम इधर 1 मीटर पर सेकेंड, चार्ज पर यूनिट टाइम इस करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम I = Q/T हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको कूलम पर सेकेंड को एम्पियर लिख सकता हूँ। तो यहां से ना ये मिल जाता है न्यूटन एम्पियर मीटर। ठीक है, लिखिए अगली चीज लिखिए। नहीं, इसको लिखने की, हाँ यहाँ तक के लिख लो, मैंने यहाँ से पता चल जाएगा। क्या चाहो तो इसको भी लिख लो, कोई दिक्कत। हो गया। हो गया, चलिए तो नेक्स्ट हमारा लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, अभी क्या हुआ था, हमारा ये जो प्यारा सा चार्ज है Q, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में मूव कर रहा है, स्टेशनरी नहीं है ये भी मूव कर रहा है, किसी भी एंगल पे मूव कर रहा है। मान लो ये इस एंगल पे मूव कर रहा है, इस एंगल पे ये मूव कर रहा है, और इस डायरेक्शन में लगी हुई मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या ये एक्सपीरियंस करेगा कोई फोर्स? एक बात बताओ, ये चार्ज अगर हवा में मूव कर रहा है, तो क्या ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? नहीं, ये तो आराम से जाएगा। फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा? जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। और क्यों फोर्स फील करेगा? क्योंकि जब एक चार्ज मूव करता है ना, तो खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अगर वो खुद की मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो मूव कर रहा है, तो हो सकता है वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इंटरेक्ट हो रही हो कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स आएगा। तो यहाँ पे जो इसके ऊपर फोर्स आएगा ना, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो, आप लोगों ने एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन भी बनाया था एक, कि ये जो है, ये ऊपर में पॉजिटिव प्लेट है, नीचे में नेगेटिव प्लेट है, हम यहाँ से एक +Q चार्ज को भेजते हैं, तो ये क्या करता है? अगर ये किसी एक वेलोसिटी से जाएगा, तो थोड़ा सा इधर की तरफ मुड़ जाता है। इस तरीके का एक एग्जांपल है एनसीईआरटी। याद आ रहा है? एक ये वाला चार्ज था Q1, उसके बाद एक और चार्ज था +Q2। ये जो है, ये तो बहुत कम डिफ्लेक्ट होता है। उसके बाद एक और चार्ज था Q3, ये तो बहुत जल्दी डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये बहुत बड़ा चार्ज है।
अभी जल्दी से चला गया। ये छोटे मोटे चार्ज है जिन्होंने कम एक्सपीरियंस किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक चार्ज जो होता है ना, वो कुछ ना कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। और हम लोगों ने निकाला था एफ इज इक्वल टू क्या होता था, क्यू ई। याद आ रहा है क्यों फॉर्मूला? लोगों ने इसको डिराइव भी किया था। एफ इज इक्वल टू होता है के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दो चार्ज थे यहाँ पे, Q1 और Q2। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, एक को लेके इसको हमने ई नाम दे दिया था और बोला था एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। याद आ रहा है? एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था हम लोगों ने। तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज ये वाला फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्यू बी क्रॉस बी। और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज जो है वो ये वाला फील्ड फोर्स जो है फील करता है। तो लॉरेंज ने ये बताया कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है वहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तब क्या होगा। तब उसने बताया कि जो वो चार्ज फोर्स फील करेगा उसको हम लोग कहेंगे लॉरेंज फोर्स। और जो लॉरेंज फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू ई प्लस क्यू बी क्रॉस बी के बराबर। दोनों को आप डायरेक्ट ऐड कर लो, यहाँ पे वेक्टर सम होगा दोनों का। देखो अगर ये हमने सब वेक्टर लगाया हुआ है तो इसके साथ में हमको डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, और डायरेक्शन के कारण ही प्लस माइनस अपने आप हो जाएगा। सिर्फ हमको क्या बताना है कि ये दोनों फोर्स जो होंगे वो दोनों ऐड हो जाएंगे। अब हो सकता है इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो, तो बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपने आप प्लस माइनस हो जाएगा। पर लॉरेंस ने ये बताया कि कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में साथ में मूव कर रहा है तो दोनों का इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा, और उसको हम लोग डायरेक्ट ऐड कर देंगे और जो फोर्स हमको मिलेगा उसको हम लॉरेंज फोर्स कहेंगे। तो देखो क्वेश्चन में पूछता है कि बताओ लॉरेंज फोर्स कितना होगा, तो हम लोग इसको निकालेंगे। क्वेश्चन में पूछेगा इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स कितना होगा, तो हम लोग सिर्फ इसको निकालेंगे, बस क्यू इंटू ई। और अगर पूछेगा मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कितना होगा तो हम इसको निकालेंगे। लॉरेंज ने खुद ने क्या काम किया, कुछ भी नहीं। ये पहले से आ गया था, ये पहले से आ गया था, दोनों को ऐड कर दिया और नाम क्या दिया, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स। और दोनों को जोड़ दोगे तो लॉरेंज फोर्स। ठीक है, इसी को लिख दीजिए। हेडिंग होगी लॉरेंज फोर्स when the charged particle is placed, when the charged particle is placed in combined electric and magnetic field, electric and magnetic field, then the net force on it is given by ऐसा करके ये लिख लीजिए। ये लॉरेंज फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स है और ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो पहली लाइन में ऐसा लिखेंगे और अगली लाइन में इसको लिख लेंगे। हम इसको ऐसा भी लिख सकते, क्यू को कॉमन निकाला, ई प्लस बी क्रॉस बी। कैसा ईवी क्रॉस ईवी लिखते हैं, ईवी क्रॉस ईवी कैसे लिखोगे, बीच में तो प्लस। तो वो लिखने का टाइप के नीचे मिला लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स निकालो तो तुम्हें याद नहीं आता है, तो आप लोग फुल फॉर्म लिख सकते हो इसका, इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स और ये लॉरेंज फोर्स। एक क्वेश्चन लिखिए, an alpha particle of mass, an alpha particle
of mass 6.65 into 10 to the power minus 27 kg देने की जरूरत थी क्या मास अल्फा पार्टिकल का? याद होना चाहिए। इज ट्रेवलिंग एट राइट एंगल्स, देखो 90 डिग्री थीटा की वैल्यू पहले ही दे दिया है, किसी को हमको ढूंढना होता है 90 डिग्री मिल जाएगा। और राइट एंगल्स टू अ मैग्नेटिक फील्ड with velocity 6 into 10 to the power 5 meter per second। बोर्ड पे सब लिख रहा हूं मैं, 6 into 10 to the power 5 meter per second। Full stop। The strength of the magnetic field, the strength of the magnetic field is 0.2 Tesla। Repeat कर रहा हूं। An alpha particle of mass this is traveling at right angle to a magnetic field with the speed of this। Full stop। The strength of the magnetic field is 0.2 Tesla। Full stop। Find the force on alpha particle and its acceleration। Find the force on alpha particle and its acceleration। तो फोर्स का फॉर्मूला अब भी हम लोगों ने पढ़ा है, Q इंटू बी, सॉरी Q इंटू बी क्रॉस बी। तो आपको बी दिया है, बी दिया है, सब कुछ दिया है, आपको बस एफ की वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या, फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल। सबको पता है अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इसका मास याद है कि हाँ याद नहीं तो याद कर लीजिए। और इसका चार्ज कितना होता है? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पढ़ेंगे कि नहीं? हाँ, तो देखो जो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है ना, इसका न्यूक्लियस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? देखो एक हीलियम होता है, वो जब अपने सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो उसके अंदर क्या बचा, सिर्फ न्यूक्लियस बचा। तो एक एटम हीलियम का जो अपने पूरे इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, उसके अंदर तो सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा, इसी को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ये अल्फा पार्टिकल जो है, अब उसके अंदर देखो न्यूक्लियस बस बचा है, तो हीलियम के न्यूक्लियस में होता क्या है? वो तो सबके न्यूक्लियस में होता है यार, कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन? दो दो, दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं। जो इन दोनों का वजन होगा वही तो हमारे अल्फा पार्टिकल का वजन होगा। हाँ, तो बताओ एक चीज कि न्यूट्रॉन का वजन कितना होता है? नहीं वैल्यू बताओ, जैसे एक इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है? हाँ ये 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। और एक प्रोटॉन का 1 पॉइंट, नहीं वैल्यू पता होनी चाहिए, 67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। और न्यूट्रॉन का, अच्छा इलेक्ट्रॉन से हैवी होता है या हल्का भारी होता है? भारी। प्रोटॉन से भारी, सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन, मतलब ऑलमोस्ट इसके बराबर ही होता है, पर हल्का सा इसके वजन ज्यादा है। ये जो होता है, मैं इसकी अगर एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं तो ये होता है 1.673, लेकिन ये जो होता है ये होता है 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। अगर आप देखोगे ना, इसके अंदर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐड कर देना तो आपको एग्जैक्टली यही वैल्यू मिलेगी। पर मुझे ये नहीं बताना था, मुझे ये बताना था इसके अंदर चार्ज कितना होगा, ये बताओ। हाँ लेकिन हमको इसके रिस्पेक्ट में नहीं बोलना है, मुझे इसके रिस्पेक्ट में बोलना है कि मैंने जो पहले बताया था, हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो +2e का उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का आपको मास दिया था बट चार्ज नहीं दिया था, लेकिन फॉर्मूले में तो हमको फोर्स के Q इंटू बी क्रॉस बी लिखना है।
तो क्यू कहां से मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा वी नो दैट चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज +2e, यानी एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है उसका डबल। तो बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, ऐसे ही पूछ रहा हूं। छोड़ो, अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा होता है इसलिए उनकी स्पीड ना थोड़ी कम होती है। जो बीटा पार्टिकल होते हैं उनका मास एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, इनकी स्पीड ज्यादा होती है। अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड, क्या बोल रहे हैं, रदरफोर्ड, हाँ बिल्कुल सही, अल्फा पार्टिकल, हाँ। उसके बाद आते हैं बीटा पार्टिकल, उनकी स्पीड और ज्यादा होती है। और उसके बाद आते हैं गामा, गामा के पास, अच्छा उसके पास इलेक्ट्रॉन की जितना मास होता है बीटा के पास, तो चार्ज भी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। हाँ, हाँ। और जो गामा होते हैं ना उनके पास मास होता है ना उनके पास चार्ज होता है, उनके पास सिर्फ एनर्जी होती है। इसलिए जो गामा रेज होती है ना वो हमारे शरीर के लिए ज्यादा हार्मफुल है अल्फा बीटा के कंपैरिजन। तो जब भी कहीं पे न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह बनाए वहां से अल्फा बीटा गामा तीनों टाइप की रेज निकलती है। अल्फा बीटा बड़े आराम से रुक जाती है, लेकिन गामा जो होता है ना वो कंक्रीट के कई मीटर मोटी वॉल्स को भी पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाता है। और वो जैसे ही हमारे शरीर से टकराता है ना तो हमारी बॉडी का जो डीएनए होता है उसको डैमेज करता है। और हम लोग क्या है, पूरा डीएनए है हम लोग, और हमारी बॉडी में डीएनए की फोटोकॉपी चलती है बस। हमारे शरीर में रोज करोड़ों सेल्स बनते हैं और मर जाते हैं। जो नए सेल बनते हैं ना वो पुराने वाले की फोटोकॉपी बनते हैं। अगर एक हाथ भी डैमेज हो गया तो उसकी एक फोटोकॉपी, चार फोटोकॉपी ऐसे बढ़ते चली जाएगी। तो खराब सेल्स होती है ना उन्हीं की ग्रोथ को कैंसर कहा जाता है। हम केमिस्ट्री से बायो में भी होते हैं। चलो फिलहाल तो इसके ऊपर आओ, मैंने इसका चार्ज बता दिया है आपको। वी नो दैट, अगली बार से ये नहीं बताया जाएगा। वी नो दैट चार्ज ऑन अ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू +2e, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसका डबल करना है और पॉजिटिव सिंबल के साथ में, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो देखिए सारे बच्चे निकालेंगे यहाँ पे फोर्स क्यू पी क्रॉस पी, या एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। राइट एंगल पे दिया हुआ है ना क्वेश्चन, हाँ तो 1 हो गया। नहीं लो उसको मल्टीप्लाई करो 1 से, तो देखो 2 इंटू 1.67, नहीं इसके ऊपर कितना था, -19, सही लिखा है ना। तो ये हो गया एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज के ऊपर +2 होता है, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाई, अब आपको v दिया हुआ है तो मैं मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 10⁵ इंटू ये दिया हुआ है आपका कितना 0.2। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे, मैं वैल्यू बता देता हूँ, आप कैलकुलेशन में कहाँ टाइम वेस्ट करोगे। कितना 3.84, हाँ 40 बिल्कुल। इसका आंसर आ रहा है जय भाई के हिसाब से 3.84 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन। अब इसके ऊपर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, हमको पता है फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स तो अभी अभी हम लोगों ने निकाला है 3.84 अपॉन का मास -27। तो यहाँ से जब आप उसको डिवाइड करोगे तो मैं आंसर बता देता हूँ। इसको डिवाइड करने के बाद आप लिख सकते हैं 5.77 इंटू 10⁻12 क्यों माइनस में,
into 10 to the power 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर -12 नहीं 12, हाँ क्योंकि नीचे -27 ना, ऊपर जाके प्लस होने वाला है, तो सॉल्यूशन कितना ज्यादा है? पॉइंट चार्ज ही रहेगा। हाँ ये तो पॉइंट चार्ज। आप लोगों ने वो सुना होगा स्टर्न के बारे में, 27 किलोमीटर लंबी एक टनल है, सुना है नहीं आप लोगों ने? स्टर्न करके एक लेबोरेटरी है, वो 27 किलोमीटर लंबी पूरी ऐसी ट्यूब जैसी। अब उसमें हम लोग ऐसे ऐसे नए नए पार्टिकल जनरेट करते हैं, उनको क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के, हाँ लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, तो वही थे। वहां पे ऐसा बताया गया था कि जब उसमें पहली बार एक्सपेरिमेंट होगा, हो सकता है वहां पे ब्लैक होल जनरेट हो जाए, हमारी अर्थ खत्म हो जाए। ब्लैक होल जनरेट भी हुए, तो इतने छोटे हुए कि उनमें कोई फर्क पैदा नहीं हुआ। वहीं से कई सारे पार्टिकल्स निकले हैं। एक पार्टिकल को वहां पे क्या गॉड पार्टिकल नाम दिया गया है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, राइट द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। Write the expression for Lorentz magnetic force on a particle of charge q, on a particle of charge q moving with velocity v, moving with velocity, आप लोग शॉर्ट में भी लिख लिया करो, मूविंग विथ v, मतलब समझ जाओगे वेलोसिटी से, इन अ मैग्नेटिक फील्ड v, इन अ b, ऐसा लिख लिया शॉर्ट। मैं बोल रहा हूँ इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, तो आप लोग इन अ कैपिटल बी, तो स्टॉप, शो दैट नो वर्क इज डन। क्वेश्चन रिपीट करना है, मैं रिपीट कर दूंगा, शो दैट नो वर्क इज डन बाय दिस फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ, राइट द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q moving with velocity v in a magnetic field b, full stop, show that no work is done by this force on the charged particle। नहीं हाँ बिल्कुल सही। सबसे पहले तो इसने एक्सप्रेशन लिखने बोला है लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये जो क्यू बी क्रॉस बी होता है ना, यही क्या होता है, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स होता है। लॉरेंज ने बोला था कि लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स है। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो फोर्स लग रहा है ना उस पार्टिकल के ऊपर, इसके कारण वर्क डन 0 है, इसको आपको प्रूव करना। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? हाँ 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 बिल्कुल, एकदम अप्रोच सही है, पर कैसे 0 होगा? एफ एस कॉस थीटा, ये तो समझ में आ गया। कहाँ 0 होगा? कॉस थीटा 0 हो गया तो 1 हो जाएगा। हाँ आप लोग एक चीज देखो, जो हमारा पार्टिकल है प्यारा सा, वो इस डायरेक्शन में अगर उसकी वेलोसिटी है, आप लोगों ने देखा था कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये उसकी वेलोसिटी है, तो इसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा था? इस डायरेक्शन में। यानी वेलोसिटी और फोर्स के बीच में कितना एंगल दिख रहा है? 90 डिग्री। अब देखो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी वर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कुछ लोग इसको एफ डॉट एस भी लिखते हैं, तो ये इनके बीच का होता है डॉट प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। और अभी अभी हम लोगों ने देखा कि एंगल कितना आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर वेलोसिटी इधर है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर ही हो रहा है, इधर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, लेकिन फोर्स लग रहा है इधर, तो दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो देखो तुम फोर्स लगा रहे हो उधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर,
तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के कारण क्या आता है, कॉस थीटा। आपको ये पता है ना, कब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, कब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो फोर्स तो यहाँ पे अभी भी एंगल, देखो सीधी बात, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, हमेशा डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, हमेशा। अगर मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो इनके बीच में ना हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है। लेकिन देखो, अगर यहाँ पे ये कोई एक ना नट रखा हुआ है, मुझे इसको खोलना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक स्पैनर लेके आऊंगा और इससे इसके ऊपर लगाऊंगा क्या, फोर्स। तो देखो ये हो जाता है आपका क्या, रेडियल वेक्टर, और ये क्या हो जाता है आपका फोर्स। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, और जो इनका इफेक्ट होता है, आप देखो इसका हमेशा स्क्रू या तो ऊपर जाता है या नीचे, यानी कि जो इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे देखो मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ है, इफेक्ट इसी डायरेक्शन में दिख रहा है। लेकिन यहाँ देखो ना, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन इफेक्ट इसके परपेंडिकुलर दिख रहा है, फोर्स लगा रहा हूँ ऐसा और नट आ रहा है ऊपर, तो इनके बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। पर अभी तो याद रख लो, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच होता है डॉट प्रोडक्ट, यानी एफ डी कॉस थीटा। और अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर वेलोसिटी है, तो हमेशा जो इनका प्रोडक्ट होता है उसका जो रिजल्टेंट होता है वो कहाँ आता है, इनके परपेंडिकुलर। तो अगर वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है कि जब भी आप कोई दो क्वांटिटी का, दो वेक्टर्स का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, तो जो इनके प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर, यहां से यहां गए, ये देखो इनके परपेंडिकुलर। क्रॉस की तो बात कर रहा हूँ, डॉट जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट से हमको स्केलर मिलता है, उस कहाँ डायरेक्शन आ जाएगी, नहीं आएगी ना, तो डायरेक्शन घूमना भी नहीं है हमको। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा, फिर हम लिखेंगे एस डी एंड एफ हैव, क्या लिख सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर, या इसको मैं अपने वर्ड से लिखाता हूँ। चलिए लिखिएगा इसमें, ये तो आपने ये एक्सप्रेशन लिख दिया है, उसके बाद लिखिएगा फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, force is perpendicular to displacement made by charge particle। जिधर मूव कर रहा है, जिधर उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स हो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनेगा 90 डिग्री। और हमको पता है क्वेश्चन में पूछा है वर्क डन कितना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्या, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स एफ डी कॉस थीटा, फिर लिखना एज थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर वर्क डन इज 0। ऊपर से क्या है ना, समझ में आया। क्वेश्चन पहली लाइन में पूछा था कि लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है बताओ, पर तो इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन तो दी नहीं है, पर हमें तो पता है ना कि हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही होता है। हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में बी है, जिस डायरेक्शन में बी है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना, और क्रॉस प्रोडक्ट का यही रूल है कि हमेशा जो मैग्नीट्यूड मिलेगा हमको एक आंसर की डायरेक्शन हमेशा उनके परपेंडिकुलर होती है। कोई भी दो वेक्टर लो, आप ये दो वेक्टर ले लो, इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, डायरेक्शन या तो इधर आएगी या तो इधर। अगर इधर आ रही है डायरेक्शन तो भी देखो इसने क्या एंगल बनाया है, 90 डिग्री, इससे भी क्या एंगल बनाया है, 90 डिग्री, हमेशा 90। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स
लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लोगों को यहाँ पे देखना है। हमको ये देखना है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। अगर इस वायर को उठा के आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो देखो चार्ज मूव कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो क्या उस वायर के ऊपर कोई फोर्स आएगा? आएगा, क्योंकि जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स आता है। उस फोर्स की डायरेक्शन हमको कौन बताएगा? फ्लेमिंग वाला। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको लेफ्ट हैंड से लगाना है, क्योंकि बच्चे लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इस हाथ से भी लगाते हैं। समझ में आ गया? अभी तक तो अपन फोर्स की डायरेक्शन राइट से निकाल, मैं अभी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल निकाल रहा हूँ। तो हम फोर्स की डायरेक्शन ही निकाल रहे थे, वो मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट का बता रहा था कि इधर होता है। अब देखो यहाँ पे सेम ही आएगा, टेंशन मत, और उसको फ्लेमिंग ने अपना नाम दे दिया। अब आप लोगों ने बहुत सारी चीजों के नाम सुने होंगे, जैसे एक बैंक है, गवर्नमेंट बैंक, क्या नाम है उसका? SBI। हमारे यहाँ की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, क्या है वो? CBI। USA की है, उसको क्या बोलते हैं? FBI। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको याद रखना है FBI। IB नहीं याद रखना है, FBI। SBI से आप याद रख सकते हो। तो लेफ्ट हैंड की आपको ये तीन चीजें लेनी। पहला थंब, ये होती है फोर फिंगर, और ये होती है मिडिल फिंगर। ये तीन फिंगर्स आपको लेके चलना है। मैं थंब को भी फिंगर ही बोलूंगा, बुरा मत मानिए। तो यहाँ पे इन तीन फिंगर्स को मैंने लिया और तीनों को देखो एक दूसरे की परपेंडिकुलर रख दिया। अभी क्या थी? ये तीनों पैरेलल थी। अभी क्या हुआ? एक परपेंडिकुलर हो गया बाकी दो के। और अभी क्या हुआ? तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। यहाँ पे कुछ वाहियात बच्चे भी होते हैं, वो इसको ऐसा चेंज करके ऐसे करके दिखा भी देते हैं। तो याद रहे आपको ऐसे रखना, ठीक है? ये ऊपर या आपको गन की तरह बनाना है, और ये इस तरह। तो ये हो जाता है FBI। तो इसका मतलब ये है कि अगर FBI, अगर मैग्नेटिक फील्ड B इस डायरेक्शन में है और करंट इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में अगर करंट है, दो चीज गिवन है आपको, तो फोर्स की डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। तो अब बताओ, इसी रूल का यूज करते हुए, चलो अगर ये जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये जो है करंट की डायरेक्शन, तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो भी पार्टिकल होगा उसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? या करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड कहां से होगी? मैंने बताया था जब भी क्रॉस होता है तो हाँ बिल्कुल सही। मुझे लगा था कि समझती सो रही है। ये देखो, जब भी आप ऐसा मतलब देखो, इसका मतलब ना ये अंदर की तरफ जा रहा है। अगर मैं ऐसा बना दूं तो आप समझ जाना ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर, FBI, मैग्नेटिक फील्ड गई अंदर, और ये जा रहा है करंट। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तो ये डायरेक्शन किसकी हो गई? फोर्स। तो फोर्स यहाँ पे अगर मान लो कोई चार्ज होता तो उसके ऊपर कहाँ लगता? ऊपर की तरफ लगता। तो FBI याद रखना इस सीक्वेंस को। और लेफ्ट हैंड रूल किससे लगाओगे? लेफ्ट हैंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो लिखिएगा इसके बारे में दो शब्द। तो ये जब राइट हैंड से हो रहा है, नहीं कई जगहों पे ना फंस जाता है, कुछ क्वेश्चंस में हम फंसेंगे, तब आप देखिए। यहीं पे देखिए, अब वो उस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, तो मैं कहां से करने करूं, क्या करूं, समझ में आता नहीं है। इसलिए उन्होंने बड़ा सिंपल सा रूल दिया। हाँ, पर अब वो उस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, अब मैं क्या, इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो मैंने क्या किया, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसमें लगेगा इस तरफ।
अगर इस तरफ से लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इधर, उससे टकरा रही है, और वहां से फोर्स नहीं मिल पाता ना हमको, इसका जो है परपेंडिकुलर हमको जरूर मिल जाएगा, पर भाई कौन ज्यादा है कौन कम है ये हमको पता नहीं चलता। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा लो और सीधे आप यहाँ से फोर्स की डायरेक्शन पा लो। लिखिएगा इसमें, इफ वी स्ट्रेच, इफ वी स्ट्रेच, अब देखो इसको ना कुछ लोग फर्स्ट फिंगर भी कहते हैं और कुछ लोग फोर फिंगर कहते हैं, तो जिसको जो समझ में आता है लिख दो, नहीं तो फोर फिंगर लिखवा दूंगा तो वो नेक्स्ट बोलते हैं, नहीं फोर फिंगर भी बोलते हैं, फर्स्ट फिंगर फोर फिंगर भी बोलते हैं, इसको क्या रिंग फिंगर बोलते हैं, हाँ मिडिल फिंगर, याद रहे वैसे ही दिखाना है ना। देखो, इफ वी स्ट्रेच द फोर फिंगर कॉमा द मिडल फिंगर एंड द थंब ऑफ लेफ्ट हैंड, कृपा करके लेफ्ट हैंड को ना बड़ा बड़ा लिखें, thumb of the left hand mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, such that the forefinger, FORE, forefinger points towards the direction of magnetic field, points towards the direction of, I repeat that now. If we stretch the forefinger, the middle finger and the thumb of left hand mutually perpendicular to each other, such that the forefinger points towards the direction of magnetic field, comma, the middle finger points towards the direction of electric current, the middle finger points towards the direction of electric current, हाँ एक और चीज लिख लेना इसमें ब्रैकेट में। अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाँ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ब्रैकेट में लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अगर किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं ना, तो हम एज्यूम करते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट अगर इधर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट, इस चीज का भी हमको किसी क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा, उसमें लिखा रहेगा करंट इधर मूव कर रहा है, तो करंट मूव कर रहा है, हम लोग क्या बोलते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम, तो करंट अगर उधर मूव कर रहा है तो इस साइड कौन मूव कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज निगेटिव होगा, तो इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। क्या है हम निकालेंगे ना, F इज इक्वल्स टू क्यू V क्रॉस B, अब इसमें आई तो कहीं आ ही नहीं रहा है, इसमें तो क्यू आ रहा है, क्यू आ रहा है ना, यानी कि चार्ज, तो हमको चार्ज किसका रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज रखना पड़ेगा, फिर माइनस में, टेंशन मत लो, क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, हाँ जैसा भी होगा वैसा रखेंगे उस क्वेश्चन में, पर ये बात याद रखना जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट हमारा एजम्पशन है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखा हमने, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ब्रैकेट क्लोज, then the thumb represents, the direction of force, experienced by the charged particle, direction of force experienced by the charged particle. नेक्स्ट हेडिंग है, अभी तक के हम लोग ने एक पार्टिकल के बारे में बात कर रहे थे, एक ही चार्ज है वो इधर मूव कर रहा है उधर मूव कर रहा है, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कंडक्टर के बारे में। एक कंडक्टर के अंदर एक चार्ज नहीं होता है, बहुत सारे चार्जेस होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, तो उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे फोर्स। अगर ये एक वायर है, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इससे तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं,
हमने एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो निकाल लिया है, अब तो यहाँ से मल्टीपल चार्जेस फ्लो हो रहा है, तो वहां पे हमको निकालना पड़ेगा। तो लिखिएगा टॉपिक का नाम, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये देखो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो मैंने ऐसा माना कि इस वाले z एक्सिस के अलोंग यहाँ पे हमारा एक कंडक्टर रखा हुआ है, ऐसा मैंने मान लिया। अब इसमें जो करंट फ्लो, ये बहुत लंबा है, मैंने इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा लिया है। अब जो ये है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये जो एरिया है वो है एल, सॉरी ए, और इसकी जो लेंथ है ना, वो मैंने एज्यूम कर लिया कि वो लेंथ है एल। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू एल, एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पे मेरा एजम्पशन है कि इस डायरेक्शन में लगी हुई है कोई एक मैग्नेटिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे एक छोटा सा झोल है, अगर इधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब चार्जेस किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इधर उधर नहीं बोलना, इधर उधर नहीं बोलना है, किधर मूव कर रहे हैं, माइनस जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं। ये तो प्लस जेड एक्सिस है, अगर इसके अलोंग करंट फ्लो हो रहा है तो माइनस जेड एक्सिस के अलोंग क्या हो गया, चार्ज मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जब चार्ज मूव करेंगे ना, और ये कंडक्टर है, तो यहाँ पर हमको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे ये क्या है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, I इज इक्वल्स टू एन, आगे बोलो, यहाँ पे एन क्या है, नंबर डेंसिटी, पर है क्या चीज ये, डिफाइन कैसे करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नंबर ऑफ, अरे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर भी है, पर क्या इसमें करंट फ्लो हो रहा है, नहीं। करंट किसके कारण फ्लो होता है, कौन से इलेक्ट्रॉन, हाँ, कौन मूव कर सकते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये पूरा नहीं है, एन को क्या कहते हैं ये आप लोग को याद करके आना है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डैश 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 डैश, क्या आगे क्या था, पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको वॉल्यूम भी बताया था। तो यहाँ से इसका हम लोग क्या करेंगे, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है वो निकाल लेंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो जब हम इसको ए इंटू एल यानी कि वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नंबर मिल जाएगा। तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, सबकी वेलोसिटी क्या होती है, वीडी होती है, तो हमको वेलोसिटी भी मिल गई, कितने हमारे पास चार्ज है, देखो इतने हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है चार्ज ई, हमको टोटल चार्ज भी मिल जाएगा, वेलोसिटी भी मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन और इस डेरिवेशन को हम लोग अगली क्लास में करते हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोहब्बत में क्या होता है वो हमको अगले चैप्टर में पता चलेगा, सॉरी अगली क्लास में। संडे क्लास मॉर्निंग समझ जाओ, संडे क्लास, हाँ कल क्लास रहेगी आप लोगों की। टाइमिंग मैं सर से पूछ के भी डाल दूंगा।